नमस्कार दोस्तों, ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश सचान। मैं जो वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूं वह है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो सीरीज़ होगी इसमें जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एसएससी हो गया, ईपीएफओ या सीएपीएफ या पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इन सारे वीडियोज़ में मदद मिलने वाली है। अगर मैं पढ़ाने का तरीका बता दूँ तो वो ये है कि मैं इसमें टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आऊँगा और हर एक टॉपिक के 2 से 3 वीडियो होंगे। इसके बाद अंतिम वीडियो में मैं उसी टॉपिक के लिए कुछ भी अपलोड करूँगा, यानी कि छोटे वीडियोस होंगे। जो शायद पहला वीडियो है ये, तो शायद कुछ बड़ा भी हो, यानी कुछ वीडियो ऐसे होंगे जो कुछ बड़े होंगे, 10 से 15 मिनट के हो सकते हैं, और ज़्यादातर वीडियो मेरे छोटे होंगे यानी अधिकतम 10 मिनट के होंगे, जिससे कि आपको रिवाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी छोटे वीडियोस होंगे और सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ वो है जनजातीय विद्रोहों से मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन सत्ता संभाली तो अलग अलग नीतियाँ यहाँ पे लागू की। आर्थिक नीतियाँ थी, मेन उद्देश्य उनके आर्थिक ही थे, तो आर्थिक नीतियाँ उनके सहयोग में मीन्स आर्थिक नीतियों से अधिक लाभ लेने के लिए प्रशासनिक व सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ भी लागू की गईं। तो जब हम बात करते हैं जनजातीय विद्रोहों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है, मेन मुख्य कारण है, वो आर्थिक नीतियाँ ही हैं। लेकिन आर्थिक नीतियों को सपोर्ट कर रही थी प्रशासनिक व सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। इस वजह से हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि इन जनजातीय विद्रोहों की के पीछे कौन कौन से आर्थिक कारण थे, यानी कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से विद्रोह सामने आते हैं। तो पहला था ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ये क्या है? चूँकि अंग्रेज़ों का भारत में आना और यहाँ शासन सत्ता स्थापित करना, उसका मुख्य कारण ये था कि वो चाहते थे अधिक से अधिक लाभ लेना। तो यहाँ पे उन्होंने भू राजस्व एक नीति लागू की जिसमें कर की दर बहुत ही ज़्यादा निर्धारित की। कर की दर बहुत अधिक होने से जनजातीय क्षेत्रों में महाजनों व जमींदारों का प्रवेश होता है और जनजातियाँ कर्ज में डूबती हैं, जिससे कि उनकी जो परंपरागत अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जनजातियाँ विद्रोह करती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा कारण, कर के दायरे में लाना। अंग्रेजों के आने से पहले जनजातियों पर किसी कर आरोपित नहीं किया जाता था, यानी कम से कम उनके परंपरागत जो अधिकार थे उस पर कर आरोपित नहीं किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने उनके परंपरागत अधिकारों पर भी कर आरोपित किया। जैसे जनजातियों के मदिरा निर्माण, जो कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा थी, उस मदिरा निर्माण में ही कर आरोपित किया, जिससे कि उनके जीवन में हस्तक्षेप, स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप होता है और जनजातियाँ विद्रोह करती हैं। अगला कारण है परंपरागत वन अधिकारों की समाप्ति। जनजातियाँ मुख्यतः दूरस्थ क्षेत्रों में रहती थी, यानी जंगलों में रहती थी, और उनके जो जीवन था वो जंगलों पर ही निर्भर था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे कि उनके जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। अब वो अपनी मन से कुछ भी उपजा नहीं सकते थे, साथ इनको कर भी देना पड़ता था, यानी कि उनके अधिकार छिन गए और जनजातियाँ विद्रोह करती हैं। अब हम बात करते हैं उन नीतियों की जो इन आर्थिक नीतियों को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि प्रशासनिक नीतियों की। इससे पहला है ब्रिटिश कानूनों का विस्तार। जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने, यद्यपि उनका उद्देश्य था लाभ कमाना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिकीकरण कर रहे हैं भारत का। तो इन दोनों उद्देश्यों से प्रेरित होकर इन्होंने नए नए कानून बनाए, जिससे कि जनजातियों का के स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप होता है और वो विद्रोह करती हैं। अगला है पुलिस थाने, सैन्य छावनियाँ, यानी जनजातीय क्षेत्रों में एक नई प्रशासनिक संरचना खड़ी होती है, जिससे कि जनजातियाँ विद्रोह करती हैं। यानी कि बस इसमें कारण यही है कि उनके जो स्वतंत्र जीवन था उस पर हस्तक्षेप होता है, किससे? कानूनों से और वहाँ उसकी प्रशासनिक, यानी अंग्रेजों की प्रशासनिक संरचना से। आगे हम बात करते हैं कि उन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों की, जिन नीतियों से जनजातियों ने, जिन नीतियों से प्रभावित होकर जनजातियों ने विद्रोह किया। इसमें पहला है कि जनजातियों के पारंपरिक जो धार्मिक विश्वास थे उन पर हस्तक्षेप किया गया और उनके धर्मांतरण पर, यानी ईसाईकरण पर बल दिया गया। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जनजातियों को पिछड़ा, जंगली व असभ्य करार दिया तथा उनके ईसाई धर्म में परिवर्तन का
परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिससे कि जनजातियाँ विद्रोह करती हैं। दूसरा कारण है उनके रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप होता है, जिसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि खोंड जनजाति में एक प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था नर बलि। लॉर्ड हॉर्डिंग ने इस नर बलि प्रथा को खत्म किया। उनका कहना था कि हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं और ये प्रथा एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन जनजातियों ने इसको अपने रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप माना और उसका विद्रोह किया। अगला कारण क्या था? बंधुआ मजदूरी। चूँकि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने विस्तार किया वहाँ पे नई नई संरचनाएं निर्मित की गई। इवन वहाँ के जमींदारों ने खेती वगैरह प्रारंभ की, जिसमें बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहन दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया वो इन जनजातियों का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से विद्रोह सामने आते हैं। अगला है सामूहिक संपत्ति की अवधारणा पर चोट, जिसको खूंट कट्टी भी बोलते हैं। सामूहिक संपत्ति की अवधारणा यानी खूंट कट्टी। चूँकि जनजातियों में कोई संपत्ति किसी एक की ना होकर पूरे समाज की होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस अवधारणा पर चोट की तथा वहाँ पे जमींदारों को उस संपत्ति को जमींदारों आदि का घोषित कर दिया, जिससे कि जनजातियाँ असंतुष्ट होती हैं और वो विद्रोह करती हैं। अब हम बात करते हैं कि जनजातीय विद्रोहों के असफलता के क्या कारण थे, और साथ में ये भी जानेंगे कि आदिवासी आंदोलनों की प्रकृति क्या थी, इनका नेचर क्या था आखिरकार। असफलता के पीछे कारण पहला था किसी पूर्व योजना का ना होना। जैसे जनजातियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर विद्रोह किए और तात्कालिक समस्याओं को लेकर ही विद्रोह किए, और जिसके पहले उन्होंने कोई योजनाबद्ध काम नहीं किया, यानी कि उनका कोई एक सामूहिक विद्रोह सामने नहीं आया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इन विद्रोहों को दबाना कोई मुश्किल नहीं था। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने परंपरागत हथियारों का प्रयोग किया। जैसे अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, तो इन्होंने धनुष बाण, इन सब का धनुष तीर इन सब का प्रयोग कर रहे थे, जिससे कि ये असफल हुए। अगला था अंधविश्वास। जनजातियों में अंधविश्वास भी बहुत अधिक था। ये चमत्कारिक शक्तियों पर भरोसा करते थे। जैसे अगर हम बात करें संथाल विद्रोह की, संथालों का मानना था कि इनके जो तीर कमान हैं ये आग बनने लगेंगे और अंग्रेज़ों की बंदूकें पानी बन जाएंगी। इस तरह के अंधविश्वास मौजूद थे, जिसकी वजह से ये असफल हुए। अब हम बात करते हैं इन आंदोलनों की प्रकृति क्या थी। इसमें पहला है स्थानीय, यानी इनके मुद्दे स्थानीय थे और उनके नेता भी स्थानीय थे और इवन समस्याएं भी तात्कालिक ही थीं। दूसरा मसीहावादी स्वरूप यानी कि ये किसी चमत्कारिक शक्तियों पर भरोसा करते थे। जैसे अभी उदाहरण दिया मैंने संथाल विद्रोह का, ये था। तीसरा है सिर्फ विद्रोह की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये सिर्फ अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट थे और इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने कोई इस व्यवस्था का नया कि विद्रोह के बाद हम कैसी व्यवस्था लेके आएंगे, ऐसा कुछ भी इनका प्लान नहीं था, ना ही कोई ये ऐसा कुछ कर पाए, यानी सिर्फ विद्रोह की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। ये हिंसक होते हैं, यानी अगर अपवाद स्वरूप अगर एक दो छोड़ दिया जाए, जो ज़्यादातर विद्रोह में बहुत ही व्यापक पैमाने पर हिंसा होती है। तो एक इनका एक ये भी प्रकृति है कि ये जनजातीय विद्रोह सामान्य हिंसक थे। अब हम बात करेंगे उन विद्रोहों की जो कि मैंने कालक्रम से भी रखा है। तो ये बता देंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई विद्रोह कुछ समय के लिए हुआ, लंबे समय तक विद्रोह समय समय पर चलते रहते हैं। तो आपको कालक्रम में सिर्फ इतना याद रखना है कि किस रेंज से कितने वर्ष तक चलता रहा। तो इस क्रम में मैंने पहला लिया है चुआर विद्रोह। जैसे ही अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की, तो वहाँ पर रहने वाली चुआर जनजातियों ने अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये विद्रोह शुरुआत होती है 1768 से और लगभग 30 से 40 सालों तक चलता रहता है, रुक रुक कर चलता है। ये होता कहाँ पे है? बंगाल में ही मेदिनीपुर जिले में होता है। इसके नेता कौन से थे? इसके नेता थे कैलापर ढोलका व 12 भूमि के राजा। इन्होंने इनका नेतृत्व किया। कारण मुख्यतः आर्थिक। वैसे मैं बता दूं कि जितने भी जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, इनका मेन मुख्य कारण तो आर्थिक ही था। साथ में कुछ और कारण जो कि आएंगे, जो कि शायद सामाजिक सांस्कृतिक भी हो सकते हैं और राजनीतिक भी हो सकते हैं आगे चल के, लेकिन मुख्य कारण आर्थिक ही होंगे। आर्थिक क्या था कि भू राजस्व का अधिक होना, जिसकी वजह से अकाल भूखमरी इन सब का सामना करना, ये इस विद्रोह का कारण था। तो याद रखने वाली क्या बात है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, और साथ में ये भी याद रखेंगे कहाँ हुआ, इनके नेतृत्व किसने किया और कारण क्या थे इस विद्रोह के।
अब हम बात करते हैं अगले विद्रोह जो है रामोसी विद्रोह। रामोसी जनजाति रहती है पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में। तो रामोसी लोगों ने एक विद्रोह किया 1822 में, जो लंबे समय तक लगभग 20 साल तक चलता रहा, रुक रुक कर आगे चलता रहा। इसका जो नेतृत्व किया वो चित्तर सिंह व नरसिंह दत्तात्रेय ने। साथ ही कारण क्या थे, वही आर्थिक कारण, अकाल, भुखमरी, भू राजस्व का अधिक होना, ये हमारे इस विद्रोह के कारण थे। आगे हम बात करते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह नाम से समझ में आ रहा है कि ये शायद मेघालय का ही होगा, क्योंकि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी व जयंतिया। तो खासी पहाड़ी में जो लोग जनजाति रहती है वह है खासी जनजाति। उन लोगों ने कुछ का आर्थिक कारणों से और कुछ प्रशासनिक कारणों से एक विद्रोह किया। वो कब हुआ, 1827 से लगभग 33 तक चलता रहा। इसका नेतृत्व किया तीरथ सिंह ने। तात्कालिक इसका कारण क्या था, सड़क बनाने के विरुद्ध, लेकिन इसके पीछे अन्य भी कारण थे। सड़क बनाने के विरुद्ध तो तात्कालिक था क्योंकि सड़क बनाने में बंधुआ मजदूरी की प्रोत्साहन दिया जा रहा था, लेकिन साथ में और भी चीज़ें थी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी थे और आर्थिक कारण भी थे। इनको डर था खासी जनजाति को कि इस एरिया में या फिर हमारे क्षेत्रों के आसपास अंग्रेजों का शासन अब स्थापित होने से उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप होगा। कुछ ऐसे भी कारण थे, लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था कि असम में सड़क निर्माण किया जा रहा था सैनिक उद्देश्यों के लिए, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो उसका नेतृत्व किया तीरथ सिंह ने। आज की वीडियो में मैंने ये 3 ही आंदोलन या विद्रोह कवर किए हैं। आगे की वीडियो में हम कुछ अन्य, और शायद अगले वीडियो में या 1 या 2 वीडियो में सारे जनजाति विद्रोह कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, एक क्विज भी लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें।